नमस्कार साथियों, प्रकाश एजुकेशन अब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। मेरे साथ में आज आप उस इंपोर्टेंट सेशन का हिस्सा बनने के लिए जिसकी पटकथा, उसकी पृष्ठभूमि 2 सितंबर 2023 से इसकी शुरुआत हो जाती है। जी हां, पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की अगुवाई के अंदर ऐसे कौन कौन से सदस्य थे जिनके द्वारा एक कह सकते हैं देश के अंदर चुनावों की शुरुआत या कह सकते हैं चुनाव संबंधी सुधार की बात करी गई थी। जी हां, बात कर रहे हैं एक देश एक चुनाव। क्या 2024 के अंदर हो सकते हैं केंद्र और राज्यों के चुनाव एक साथ, या इसके लिए लग सकता है 5 वर्ष का अतिरिक्त समय? क्या 2029 में हो सकते हैं? कौन कौन से ऐसे राष्ट्र थे जिनके यहां पे ऐसे चुनाव एक बार में राज्यों और केंद्र दोनों के साथ में होते हैं? ऐसे कौन कौन से राष्ट्राध्यक्ष हैं जिन्होंने इसके बारे में दिए थे सहमति के विचार? या भारतवर्ष के अंदर ऐसे कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व सीजेआई हैं उन्होंने भी इसमें दी थी सहमति? या यूं कहें कि ऐसे कौन कौन से हाई कोर्ट के पूर्व जजेस थे जिन्होंने असहमति भरे इसमें विरोध स्वर भी उठाए थे? बात पूरी विस्तार से करेंगे और जानेंगे कि क्या अब 2024 में देश में सारे चुनाव एक साथ हो सकते हैं? क्या रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता के अंदर जो कमेटी का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था, उसके अंदर ऐसे कितने लंबे चौड़े पन्नों की रिपोर्ट थी, कितने दिनों के बाद इसको सबमिट किया गया और कौन कौन सी ऐसी रिकमेंडेशंस थी जिसके बाद में इस चुनाव आयोग के द्वारा यह कह सकते हैं चुनाव आयोग उस पर काम करने वाला है? तो आज आप मेरे साथ में इस सेशन के अंत तक जुड़े रहिए। पहले सेशन की थीम को मैं बताता चलूं कि रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता के अंदर रिकमेंडेशन जो इन्होंने करी है वन नेशन वन इलेक्शंस वाली, और उसके बाद में हाउ विल इट वर्क, कैसे वो काम करने वाले हैं, इसके बारे में करेंगे विस्तार से चर्चा। तो 2 सितंबर 2023 को इसकी कमेटी जो होती है इसकी क्या शुरुआत हो जाती है, और इसके अंदर 8 ऐसे सदस्य होते हैं जिसके अंदर कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल जो है लीडर वो भी इसमें शामिल होते हैं। और उसके बाद में जो रिकमेंडेशंस बनती है उसके अंदर कितने राजनीतिक दलों ने इसमें सहमति दी? तो जी हां, 47 ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने सहमति दी है, जिसमें 32 ऐसे जिन्होंने पक्ष में मतदान करा या ये कहें कि उन्होंने सहमति प्रदान करी। इसके अलावा 15 ऐसे दल थे जिन्होंने इसमें विरोध भी अपना दर्ज करवाया। इसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स के बारे में बता चुका हूं। ऐसे 3 ऐसे हाई कोर्ट के जो जज थे उन्होंने इसके बारे में या कहें कि उन्होंने ये कहा कि इस बात से हम सहमत नहीं है, जबकि 4 सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई जिन्होंने इसके लिए हामी भरी। बात करते हैं रामनाथ कोविंद लैंड पैनल रिकमेंडेड साइमल्टेनियस पोल्स कॉमन इलेक्टरल रोल इन रिपोर्ट सबमिटेड टू प्रेसिडेंट। इन्होंने आज या कहें कि आज जो 14 मार्च है उन्होंने इस समय इसकी रिपोर्ट को सबमिट किया। अभी वर्तमान में जो महामहिम राष्ट्रपति महोदया है द्रौपदी मुर्मू जी को, उनको इस रिपोर्ट को सबमिट किया। उसके बाद में क्या कहा उन्होंने? द पैनल सेड साइमल्टेनियस पोल विल स्पर डेवलपमेंट प्रोसेस एंड स्पेशल कोजन डीपन फाउंडेशंस ऑफ डेमोक्रेटिक रब्रिक एंड हेल्प रियलाइज एस्पायरेशंस ऑफ इंडिया दैट इज भारत। जिस क्या कह सकते हैं कि जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंदर इंडिया एज दैट भारत, इसका मतलब भारत जिसको इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बात करते हैं कि एक देश में एक चुनाव जो कोविड कमेटी थी उन्होंने राष्ट्रपति को रिपोर्ट जो सौंपी, उसके अंदर 18,626 पन्ने हैं। 191 दिन के बाद इस रिपोर्ट को सौंपा, और उसके अंदर हम देखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शंस पर विचार करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी, जिसके अंदर 18,626 पन्ने थे। 2 सितंबर को इसकी शुरुआत हो जाती है जब कमेटी का इसका गठन किया गया। उसके बाद में बहुत सारी जगहों से इसके बारे में क्या विचार व्यक्त करेंगे, जिसमें स्टेक होल्डर्स एंड एक्सपर्ट्स से चर्चा करने के बाद में 191 दिन के बाद में इस रिसर्च का वो हिस्सा है, उसके बाद में इन्होंने अपनी रिपोर्ट को आज सौंप दिया। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से राजनीतिक दल थे। तो इसके अंदर टोटल जो राजनीतिक दलों की जो संख्या थी, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों में मतदान करने वाली बात, या कह सकते हैं सहमति और असहमति दोनों के बारे में, इसके अंदर 32 ऐसे जो राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय भी हो सकते हैं, क्षेत्रीय भी हो सकते हैं, राज्य दल भी हो सकते हैं, उन्होंने अपनी सहमति को जताया। इसके अलावा 15 ऐसे जो दल हैं इन्होंने इसके पक्ष में विपक्ष में अपना मत रखा। यह भी एक इंपॉर्टेंट बात है, पूछा जा सकता है कहीं से भी।
अब बात करते हैं इससे आगे पैनल के कौन कौन से सुझाव हैं, क्या कहा गया है इस पूरी रिपोर्ट के माध्यम से। चुनाव कब तक कराए जा सकते हैं, क्या स्पेशल बहुमत की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा यह कह सकते हैं संसद के अंदर एक साधारण बहुमत होता है, उसके बाद में एक विशेष बहुमत होता है और एक स्पेशल बहुमत वो भी होता है जिसके अंदर राज्यों के अंदर जिस प्रकार से अगर कोई व्यवस्था को बनाया जाता है उसके अंदर राज्यों की सहमति या विधानसभाओं की सहमति भी ली जाती है। इसके बारे में भी करेंगे। इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि क्या अभी जो लोकसभा और जो विधानसभाओं के जो चुनाव होंगे वो एक साथ किए जा सकेंगे, और उसके बाद में बात करने वाले हैं कि जो स्थानीय जो निकाय होंगे उसके अंदर भी चुनाव कैसे कराए जाएंगे, कितने समय बाद में, अगर स्वतंत्र तो चुनाव होते ही, अगर सफलतापूर्वक अगर चुनाव संपन्न हो जाते हैं उसके 100 दिन के बाद में वहां पे जो स्थानीय चुनाव है उनको कंडक्ट कराया जाएगा। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि सभी राज्य विधानसभाओं को कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए। ये यूं कहें कि जिस प्रकार अभी 2024 चल रहा है, 2023 के अंदर जो चुनाव हुए थे जिसके अंदर राजस्थान की बात कर सकते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर सकते हैं, तमिलनाडु की तेलंगाना की बात कर सकते हैं, जहां पे 2023 के अंदर चुनाव कंडक्ट किए। अब बात करते हैं कि 5 साल होने के बाद में 2028 तक इनका चुनाव का दोबारा समय आ जाएगा, चुनाव होने 2029 तक, तो क्या इन विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा? जी हां, अगर इस प्रकार की स्थिति बनती है तो इन जो 6 महीने का जो कार्यकाल इनका और बढ़ाया जाएगा और सभी राज्यों को 2029 तक, और इसके अलावा 2024 में अभी जो एमसीसी या कह सकते हैं अभी जो वर्तमान में आदर्श आचार संहिता लगने वाली है, अभी 2024 में मार्च में भी लगने वाली है, 1-2 दिन में लग सकती है, तो 2029 में केंद्र के जो चुनाव होंगे, ये कह सकते हैं कि लोकसभा के चुनाव होंगे, तो सारे चुनावों को बढ़ा करके कहां पर 29 तक ले जाया जाए। इसके बाद में दूसरी बात यह है, हंग हाउस में कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए एक नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। दूसरा पक्ष ये है, पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं, उसके दूसरे फेज में 100 दिनों में 100 दिनों के भीतर आपको लोकल बॉडी के इलेक्शंस भी करवाए जा सकते हैं। यह दूसरी बात है। चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय जो निकाय है चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के साथ में परामर्श से अब बात करते हैं कि आपकी सिंगल वोटर लिस्ट पहले क्या होता था कि लोकसभा चुनावों के लिए अलग से वोटर लिस्ट बन रही है और विधानसभाओं के लिए अलग से बन रही है, तथा इसके अलावा स्थानीय जो चुनाव होते हैं, नगर पालिकाओं की बात करें, ग्राम पंचायत के चुनाव की बात करें, उनके लिए अलग से सिंगल वोटर लिस्ट बनती थी, वोटर आईडी कार्ड भी तैयार करे जाते थे। इनके लिए आपको एक देश एक चुनाव एक मतदाता एक ही आपकी आईडी होनी चाहिए, इस पे भी किया जाएगा काम। इसके अलावा कोविद पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और बहुत सारे ऐसे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज जो यहां पे काम करती हैं हर साल, या कह सकते हैं पूरे देश में, इन्होंने चिंता जताई इस बात की कि हर एक साल के अंदर 5 राज्यों के अंदर चुनाव होते हैं, ऐसे स्थानीय होते हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा एक मशीनरी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा धन का भी जो है एक कह सकते हैं गलत इसका उपयोग होता है, या कह सकते हैं जो अनावश्यक रूप से जो धन होता है उसका खर्च किया जाता है। इससे निपटने के लिए इस प्रकार की जरूरत महसूस की गई है। अब बात करते हैं कि ये जो कमेटी बनी उसके बाद में जैसे जैसे विचार लोगों से लिए गए उसमें किन किन लोगों ने इसमें असहमति जताई, तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, विरोध में राजनीतिक दल कितने? 15। अब बात करते हैं हाई कोर्ट के पूर्व जज भी इसके अंदर शामिल हैं, जो 3 ऐसे जज थे, उन्होंने भी इसके लिए विरोध में पक्ष में या कह सकते हैं मतदान किया, या फिर ये कहें कि इसमें असहमति को जताया। कौन कौन है इसके अंदर? 15 राजनीतिक दल हो गए। इसके अलावा हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस अजित प्रकाश शाह, कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस गिरीश चंद्र गुप्ता और मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस संजीव बनर्जी का नाम इसके अंदर शामिल है, जिन्होंने विरोध के अंदर अपना क्या किया, मतदान कह सकते हैं या अपनी यहाँ पे विरोध दर्ज करवाया। इसके अलावा तमिलनाडु के चुनाव आयुक्त पी पलानी कुमार ने भी एक देश एक चुनाव का क्या किया, इन्होंने विरोध किया है। ये विरोध की बात हो रही है। अब बात करते हैं किसके पक्ष के अंदर? सीजीआई, किसके? सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी हां भरी कि ऐसा किया जाना चाहिए। कौन कौन है इसके अंदर? सीजीआई दीपक मिश्रा, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े और जस्टिस यू ललित ने एक साथ चुनाव कराने की जो सिफारिश थे उसके अंदर इन्होंने अपनी सहमति को जताया है। अब बात करते हैं आगे की कि ऐसे कौन कौन से राष्ट्र हैं जहां से हमने इस प्रकार के एक देश एक चुनाव कराने के लिए हमने यहाँ पे इनके जो संविधान संशोधन है या कह सकते हैं उनका संविधान को हमने पढ़ा। जिस प्रकार भारत के अंदर संविधान का जब निर्माण हुआ तो लगभग हमने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया और उसके बाद में जो जो अच्छी चीजें थी उनको वहां से निकाल करके अपने संविधान के अंदर उसको सम्मिलित किया। ऐसा तो हम संविधान में पढ़ते ही हैं, लेकिन बात हो रही है कि एक देश एक चुनाव होने
के लिए जिस प्रकार की समिति का गठन किया गया था, उन्होंने किन किन देशों के संविधानों का क्या किया, पठन किया, और उसके बाद में ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां पे एक देश एक चुनाव वहां पे होते हैं। आपको मैं मैप के जरिए बताने वाला हूं कि साउथ अफ्रीका के साथ में जब हम संविधान को पढ़ते हैं तो संविधान संशोधन कहां से लिया गया, साउथ अफ्रीका से लिया गया। इसके अलावा बात करते हैं, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, जापान है, बेल्जियम है, जर्मनी है और स्वीडन है। ये सारे के सारे जो देश है, यहां से भी हमने चुनाव, जो जितने भी प्रकार की जो प्रक्रिया है, उनसे इन चीजों को हमने लिया है। इसके बाद में हमने तुलनात्मक उसका क्या क्या विश्लेषण किया, और उसके बाद में अलग अलग जितने भी प्रकार के जो पैनल हैं उनके सामने अपनी बातों को इन्होंने रखा। अब बात करते हैं कि समिति के अंदर सदस्य कौन कौन थे। इसके अंदर क्या कोई विपक्ष के नेता भी थे? जी हाँ, विपक्ष के नेता भी इसके अंदर शामिल थे, जिसका नाम क्या था उस समय के, जो गुलाम नबी, जो डीपीए पार्टी, वर्तमान इन्होंने अलग से पार्टी बना ली, अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता हैं और वो पहले विपक्ष के नेता भी रहे। अब बात करते हैं हमारे अमित शाह जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं, हरी साल्वे वरिष्ठ जो अधिवक्ता है ये, रामनाथ कोविंद जी, और इसके अलावा बात करते हैं 3 ऐसे पूर्व अफसर। हम सब लोगों ने देखा कि 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है, जिनका नाम एनके सिंह, सुभाष कश्यप और संजय कोठारी, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनको भी इसमें शामिल किया गया था। अब बात करते हैं, अभी एक देश एक चुनाव लागू करने के लिए कई राज्य विधानसभा को कार्यकाल किसी का घटेगा तो किसी का बढ़ेगा भी। जिन राज्यों में विधानसभा 2023 के आखिर में हुए, जिसका मैंने जिक्र आपसे पहले किया कि तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है और एमपी है, ऐसे जो राज्य है जहां पे चुनाव 2023 में इनके कार्यकाल को थोड़ा 6-7 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, 2029 तक आते आते। इसके अलावा कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने के लिए क्या होंगे, दिसंबर 2026 तक इनमें चुनाव आपको करवाने पड़ेंगे। अब इसके अलावा आपको बता ही चुका हूं, 2029 के बाद में सभी राज्यों की विधानसभा के चुनाव आपको एक साथ करवाने होंगे 2029 तक। इस प्रकार की स्थितियां भी बन रही हैं। अब बात करते हैं, एक देश एक चुनाव लागू करने से क्या भारत में संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है? जी हाँ, ऐसा संकट इसलिए खड़ा हो सकता है कि संविधान में इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, जिसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा के लिए अलग प्रकार के अधिनियम ही कह सकते हैं, ये अनुसूची भी है, और साथ में संविधान के अंदर अलग अलग अनुच्छेदों के अंदर वर्णन भी किया गया है। राष्ट्रपति शासन का भी वर्णन किया गया है कि अगर, दूसरी बात इसमें यह भी कहेगी कि अगर 53 को विधानसभा बनती है या 53 को लोकसभा बनती है, उसके बाद में दल बदल भी लोग हो जाते हैं, और साथ में कभी कभी अल्पमत में सरकार आने के बाद में वो सरकार गिर भी जाती है। वैसे देखा जाए तो 5 साल का कार्यकाल होता है, और देखा जा रहा है कि 2 साल के अंदर ही सरकार गिर गई तो क्या होता था, अभी वर्तमान में दोबारा चुनाव होते थे, और वो कितने साल के लिए होते थे, 5 साल के लिए होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब क्या होगा कि आपका जो रिमेनिंग पीरियड है कितना ईयर्स का, 3 इयर्स का, तो 3 इयर्स के लिए ही क्या होंगे, चुनाव होंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर लोकसभा के चुनाव के अंदर 2 साल के बाद में सरकार गिर जाती है और 5 साल के लिए चुनाव अगर करा दिए जाते हैं, तो राज्यसभा और लोकसभा के चुनावों का जो बीच का जो गैप है वो बढ़ जाएगा, घट जाएगा। क्योंकि और इसी के लिए जो रिमेनिंग पीरियड को ही करवाएंगे, तो दोनों के चुनाव वापस जाकर के 3 साल के बाद में इस तरफ हो गए, उधर उन्होंने 5 साल का टेन्योर पूरा कर लिया, और दोनों जाकर के एक ही प्लेटफॉर्म पे वो खड़े हो गए। इसके लिए इस प्रकार की चीजें भी करी गई हैं। क्या भारत में पहले कभी इस प्रकार के लोकसभा चुनाव और राज्य विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं? जी हाँ, बिल्कुल हुए हैं। आजादी के बाद में 1952 से लेकर के 1967 तक 4 ऐसे आम चुनाव थे जो लोकसभा और विधानसभा दोनों के एक साथ हुए थे। उसके बाद में राज्य पुनर्गठन हुआ या किसी जगह पे राष्ट्रपति शासन लगा, उसके बाद में कमोबेश स्थितियां चेंज होती गई। लेकिन भारत में भी, जी हाँ, 1952 से लेकर के और 1967 तक एक साथ में राज्य विधानसभा और लोकसभा दोनों के चुनाव एक साथ ही कंडक्ट पहले किए गए थे। अब बात करते हैं, वन नेशन वन इलेक्शंस दुनिया के कई देशों में पहले से ही लागू है। वन नेशन वन इलेक्शंस का फार्मूला कुछ ऐसे होती है इसकी प्रक्रिया। भारत के बारे में बता ही चुका हूं। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से 4 राष्ट्र हैं जहां पे इस प्रकार का वन नेशन वन इलेक्शंस होता है। बात करते हैं सबसे पहले अमेरिका की, जो अभी 2024 के अंदर यहां पे जो बाइडेन और जो डोनाल्ड ट्रंप है दोनों आमने सामने हैं। इसके अलावा बात करने वाले फ्रांस, वहां पे भी 5 साल के अंदर चुनाव कराए जाते हैं। स्वीडन की बात करी जा रही है, यहां पे चुनाव 4 साल में कराया जाता है, और जबकि कनाडा है यहां पे भी जो है वो चुनाव एक साथ कराए जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां पे इस प्रकार की चुनाव प्रक्रिया संबंधी एक साथ ही होती है, वो चारों राष्ट्रों के मैंने नाम आपको बताए हैं। भारत के संदर्भ के बारे में एक बार दोबारा रिपीटेशन करें कि भारत में 1951 से लेकर के और 1967 तक के बीच के हर 5 साल के अंदर लोकसभा और राज्य जो कह सकते हैं विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या
राज्यसभा को चुनाव और साथ में कई के राज्यों के अंदर जहां पे विधान परिषद है उनके चुनाव भी क्या एक साथ करवाए जा सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि राज्यसभा जो होती है वो क्या होती है, एक तो विघटित वाला एक परमानेंट सदन होता है, तो ये परमानेंट है। राज्यसभा के चुनाव इसलिए नहीं होते कि हर 2 साल के बाद में 1/3 सदस्य अपने आप ही चेंज हो जाते हैं, और राज्यसभा का जो टेन्योर होता है 5 साल का नहीं होता, वहां पे वो 6 साल का होता है। इसलिए एक बार ये कवायद वहां तक नहीं हो पाती। और वहां पे राज्यसभा के चुनाव की बात करें, विधान परिषद की चुनाव की बात करें, वो तो जैसे बने हुए हैं वैसे ही बने रहेंगे। अब बात करते हैं कि 2029 तक देश में हो सकते हैं चुनाव एक साथ। सरकार गिरने पर यूनिटी गवर्नमेंट बनेगी, लो पैनल संविधान में जोड़ा गया एक नया चैप्टर। और 2029 तक आते आते जो चुनाव होंगे उसके अंदर बहुत सारी जो चीजें हैं उनमें संविधान संशोधन की क्या करेगी, सिफारिश भी करी गई है। वन नेशन वन इलेक्शन। अब बात करते हैं अंतिम तौर पे देखा जाए कि क्या संविधान संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी। जी हाँ, कौन कौन से आर्टिकल्स में इस प्रकार का प्रावधान है, जहां पे राज्य और लोकसभा दोनों के अंदर कौन कौन से प्रावधान है, कौन कौन से अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक साथ चुनाव कराने में संविधान के 5 अनुच्छेदों में संशोधन करने की जरूरत होगी। कौन कौन से होंगे अनुच्छेद? अगर 83 की बात करें, जहां पे 83 में ये संसद के दोनों सदनों की अवधि से जुड़ा हुआ है। दोनों सदनों में कैसे, लोकसभा का होता है 5 का और राज्यसभा का होता है कितना, 6 साल का। बात करते हैं अभी अनुच्छेद 85 की, ये राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के विघटन से जुड़ा हुआ है कि लोकसभा का जो विघटन है, चुनाव जब होते हैं तो उसके बाद में राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाएगा, संसद का तो नहीं कह सकते लेकिन सदन का विघटन किया जाएगा। और वो सदन कौन सा होता है, वो लोकसभा का सदन होता है, क्योंकि राज्यसभा तो कभी विघटित होती ही नहीं है। अब बात करते हैं कितने, अनुच्छेद 172 आर्टिकल 172, ये राज्य विधानसभाओं की अवधि से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। पहले जो है वो क्या, इसमें 5 साल का ही इसके अंदर राज्य जो विधानसभा है वो कितने साल के लिए होती है, 5 साल के लिए होती है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 174, ये राज्य विधानसभाओं के विघटन से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार अनुच्छेद 85 लोकसभा के विघटन से जुड़ा हुआ है, जबकि 174 जो है वो राज्य विधानसभाओं के विघटन से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं अंतिम तौर पे, वो है अनुच्छेद 356। हम सब लोगों को पहले से विदित कि ये राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से जुड़ा हुआ है। किस लिए होता है, राज्यपाल की कह सकते हैं कि सजेशन से राष्ट्रपति इस प्रकार का निर्णय लेता है कि उस राज्य के अंदर किसी प्रकार की सरकार चलने योग्य नहीं है, किसी दल के पास में बहुमत नहीं है, या यूं कहें कि जो जितने भी प्रकार की जो केंद्र सरकार के जो आदेश हैं उनको जो है वो राज्य सरकार नहीं मान रही है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रावधान है जिसकी वजह से राज्यपाल जो है वो अपने सजेशन राष्ट्रपति महोदय को देता है, और उसके बाद में राष्ट्रपति महोदय उस पर क्या लेते हैं, निर्णय करते हैं, और उस राज्य के अंदर क्या लग जाता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो आज के सेशन में आपने ये जाना कि 2029 तक वन नेशन वन इलेक्शंस होने की संभावना प्रबल होती दिखाई दे रही है। और हमारे जो राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति महोदय उन्होंने इस प्रकार की रिपोर्ट को सौंपा है, जो 18,626 पन्नों से समाहित है। 191 दिन उन्होंने लिए हैं, 8 इसके अंदर सदस्य थे, 7 देशों का संविधान का अनुसरण किया गया है, और कौन कौन से आर्टिकल्स के द्वारा इसके अंदर संशोधन करने के पश्चात इस प्रकार के चुनाव देश के अंदर संपन्न कराए जा सकते हैं। टोटल 47 ऐसे जो दल थे, राजनीतिक 2 दल थे, उनसे वहां से सुझाव मांगे गए थे, जिसके अंदर 32 ऐसे थे जिन्होंने इसके लिए हाँ भी भरी। इसके अलावा 15 ऐसे थे जिन्होंने कहा कि नहीं, हम इसके जो विपक्ष है उसके अंदर अपना क्या करते हैं, विरोध या अपना मत प्रकट करते हैं। तो आज के सेशन के अंदर ये जो बड़ी एक इंपॉर्टेंट सूचना थी वो हमने इस सेशन के माध्यम से आपको बताई। तो ऐसे ताजा तरीन जो खबरें उसके लिए बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।